शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने और इसके संभावित परिणाम की चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कल भी जब हम वार्ता कर रहे थे तो अनेक दर्शकों ने प्रश्न किया था या संशय किया था या आशंका जताई थी कि मोदी के राज में ऐसा संभव है कि शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री न बनाया जाए, किसी और को बना दिया जाए। यह काम मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में हो चुका है। तो इसी को की पृष्ठभूमि में लोग थोड़े संशय में थे, लेकिन मेरा मानना था कि शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। इसका ठोस आधार मेरे पास था। वो ठोस आधार यह है कि आज से 5 वर्ष पूर्व जब उनको भारतीय जनता पार्टी में आए मात्र 1 वर्ष हुआ था, तब उन्होंने 10 वर्षों तक रह चुकी मुख्यमंत्री ममता बानो को उनको उनके चुनाव क्षेत्र में हरा दिया। ये शुभेंदु अधिकारी की बहुत बड़ी जीत थी। दूसरी बात, भले वो चुनाव ममता बानो जीत गई, 215 के आसपास सीटें आई, प्रचंड बहुमत, लेकिन चूंकि स्वयं हार गई, इसलिए उनका मनोबल तोड़ने का काम किया शुभेंदु अधिकारी, और यह बहुत बड़ी सफलता थी। दूसरी सफलता थी कि भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 सीटों पर थी, बढ़कर 77 पर पहुंच गई, और यही कारण था कि शुभेंदु अधिकारी विपक्ष का नेता बनाए गए। और इस चुनाव में भी वो आप समझिए सर्वोच्च थे बंगाल में। दूसरी एक और बात है कि जब वो टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो उनको भारतीय जनता पार्टी में लेते समय अमित शाह उपस्थित थे स्वयं, और सच यह है कि अमित शाह ने ही उनको भारतीय जनता पार्टी में लिवाया था। तो उनके साथ अमित शाह का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं बंगाल में, उन सब में सर्वाधिक आक्रामक और प्रखर नेता हैं शुभेंदु अधिकारी। उनकी भाषा, उनकी बोलने की शैली, यदि आप ध्यान से देखें तो उनकी पीठ पर संघ का बोझ नहीं है। वो संघ के भार से मुक्त व्यक्ति है, और इस प्रकार वो पहुंच जाते हैं योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा की श्रेणी में। शुभेंदु अधिकारी अपने आप में यदि ध्यान से देखा जाए तो बहुत बड़े नेता हैं। 1987 से उन्होंने राजनीतिक जीवन आरंभ किया, तो इस प्रकार 39 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है। यह विपुल अनुभव है, समृद्ध अनुभव है। छात्र राजनीति से लेकर टीएमसी में अनेक पदों पर रहते हुए यहां तक कि मंत्री पद पर रहे, और फिर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता बने, और आज वो मुख्यमंत्री हैं। दूसरा, उनके साथ कई और विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह है कि वो राजनीतिक परिवार से आते हैं। हम वंशवाद का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन यदि मुझे कोई बताता नहीं, मैं गहन अध्ययन नहीं करता, तो मुझे पता नहीं चलता कि वो राजनीतिक परिवार से हैं, क्योंकि उनका स्वयं का संघर्ष है, स्वयं का पौरुष है, पुरुषार्थ है, जिसके कारण वो यहां पहुंचे। फिर भी सत्य यह है कि उनके पिताजी बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, शिशिर अधिकारी या शरद अधिकारी, ऐसा ही कुछ नाम है, और वो राज्यसभा लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। इनके 2 भाई हैं, वो भी राजनीति में सक्रिय हैं,
और अधिकारी परिवार का कहते हैं कि मेदिनीपुर और कई और आसपास के क्षेत्र हैं, उन पर वर्चस्व स्थापित है। यह भी एक कारण है कि उनको मुख्यमंत्री सहजता पूर्वक बनाया जा सका, क्योंकि स्वयं उन्होंने अनेक विधायकों को या विधायक के जो प्रत्याशी थे उनको जिताया है, जितवाने का कार्य किया। आप कल्पना करके देखिए कि जब मुख्यमंत्री थी ममता बानो, तो उनके चुनाव क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी ने उनको कैसे हराया। इसमें उनके परिवार का जो सहयोग है वो अन्यतम है। इसलिए वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली नेता बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक जो बहुत बड़ी विशेषता है और उसके कारण वो बहुत सफल राजनेता अभी तक हैं और आगे भी होंगे, इसकी संभावना अधिक है, वो यह है कि वो अविवाहित है। इस रूप में देखें तो वो योगी आदित्यनाथ की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए उन पर दोषारोपण बड़ा कठिन होगा। किसके लिए सोचेंगे वो, किसके लिए क्या करेंगे। यहां तक कि यही बात मोदी जी के लिए भी कही जाती है कि हम और आप उन पर अनेक आरोप लगाते हैं, लेकिन जिसको वित्तीय या आर्थिक भ्रष्टाचार कहते हैं उससे मोदी जी मुक्त हैं, ऐसा हम मानते हैं। शुभेंदु अधिकारी के साथ ये विशेषता है। अभी हमने देखा सोशल मीडिया पर 2 दिनों से, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पहले तो दिलीप मंडल ने उसको आरंभ किया कि बंगाल में जो चुनाव हुआ है उसका परिणाम सिद्ध करता है कि मुसलमानों ने और सवर्णों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। उस पर स्वाभाविक है कि दिलीप मंडल जैसे पिशाच पर जबरदस्त प्रहार हुआ और अंततोगत्वा उसको अपना जो ट्वीट था, मैसेज था, उसको डिलीट करना पड़ा। ये शुभ बात है, लेकिन मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा और दुख भी हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से विस्तार से विश्लेषण आ रहा है कि एससी सीट पर हम कितनी सीटें हमने जीत ली, एसटी पर कितनी सीटें जीत ली, और बता रहे हैं कि जो ये महामहिम राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनका अपमान किया था ममता बानो ने, उसका परिणाम है ये। और इस प्रकार की बात वो भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से की जा रही है। साथ ही अमित मालवीय ने भी इसी प्रकार का संदेश पोस्ट किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मैं किसी और चुनाव को नहीं जानता जिसमें जय श्री राम का उद्घोष इतने व्यापक पैमाने पर किया गया हो जितना बंगाल में किया गया। और किया गया है ये बात नहीं है, किया जा रहा है। आज भी मैंने अनेक वीडियो देखे हैं, जहां पर एक वीडियो में तो जो अभिषेक बनर्जी है उसके घर लोग चले गए हैं, उसके घर के आसपास, और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं टीएमसी के जिन्होंने गुंडागर्दी की थी, लोगों को मारा पीटा था, तो वो सारे उसके घर चले गए और उसका जो दरवाजा वो खटखटा रहे हैं और जय श्री राम बोल रहे हो, कह रहे हैं कि तुम दरवाजा खोल दो, हम तुमको मारेंगे नहीं जैसे तुमने हमको मारा था, हम केवल तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं कि तुम कैसा दिख रहे हो। अभी चारों ओर जय श्री राम है, जय श्री राम। तो ये इनकी जिह्वा लड़खड़ाती है, पक्षाघात का शिकार हो जाते हैं ये कहते हुए कि हिंदुओं की जीत हुई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है बंगाल से ही इनको सीख मिलेगी और असम से, क्योंकि बंगाल और असम, क्योंकि मैंने असम का विशेष अध्ययन किया, उसी के पड़ोस में बंगाल है, उसमें जाति वैसी नहीं है, जाति को लेकर वैसे विचार नहीं है जैसे शेष भारत में है, चाहे बिहार में हो, तमिलनाडु में हो, कर्नाटक में हो, उत्तर प्रदेश में हो, वो स्थिति बंगाल में नहीं है। यही कारण है कि शुभेंदु अधिकारी ब्राह्मण हैं। भले ममता बानो को हम याइन कहते हैं, लेकिन वो तो अपने आप को ब्राह्मण ही कहती हैं। ममता बंदोपाध्याय, उनसे पहले ज्योति बसु, और उनके बाद उसके पहले सिद्धार्थ शंकर राय, केवल ब्राह्मण और कास्ट दो ही जाति के
सारे के सारे, लगभग सारे के मुख्यमंत्री वहां बने हैं। यही स्थिति उड़ीसा में रही है, यही स्थिति असम में रही। इसलिए जाति को लेकर हमको एक ही डंडे से नहीं हाँकना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। तो शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव प्रचार के समय ही जो अपनी शक्ति दिखाई थी और दूसरी बार ममता बानो को हराया। आज की स्थिति में एक बार सोचिए, ममता बानो की क्या स्थिति होगी यदि सेनापति हार जाता है। पिछली बार तो चलिए चल गया क्योंकि प्रचंड बहुमत आ गया और मान लिया गया कि ठीक है ममता बानो नहीं जीत पाई, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार तो वो चुनाव भी हार गई हैं और अपना चुनाव भी हार गई। अब उनकी पार्टी के लोग ही उनके सेनापतित्व पर प्रश्न उठा सकते हैं, क्योंकि ममता बानो का तो मनोबल टूट गया है। अब तो वो विधानसभा में भी नहीं जा सकती। मान लीजिए कालांतर में कोई सीट खाली होगी और ममता बानो जीत भी जाए, तब भी क्या शुभेंदु अधिकारी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती हैं? ये सारी बातें सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को राज्य की बागडोर दी। अब है जो हिंदू सूर्य की उदय है, वो कैसा सूर्योदय होना चाहिए। मेरा मानना है कि शुभेंदु अधिकारी बड़े ही आक्रामक नेता हैं। ये आक्रामकता दिलीप घोष में नहीं थी, अन्य जो नेता थे उनमें नहीं थी, क्योंकि वो पारंपरिक नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, कुछ संघ से जुड़े हुए थे, कुछ संघ से प्रभावित थे। शुभेंदु अधिकारी मुक्त व्यक्ति हैं, उन्होंने बंगाल को झेला है, देखा है। अभी 2 दिन पूर्व उनके पीए की हत्या हो गई है। उनके अंदर निश्चित रूप से यह भाव उमड़ रहा होगा कि सर्वप्रथम तो इस प्रदेश की गुंडागर्दी को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, जिसको विधि व्यवस्था कहते हैं वो स्थापित हो जाए। एक बात ध्यान देने योग्य है यहां पर कि पिछले 80 वर्षों में जितनी सरकारें बंगाल की रही हैं, कांग्रेस, वामपंथ और ममता, विचार के स्तर पे, वैचारिक स्तर पे ये तीनों की तीनों पार्टियां विदेशी विचारों को लेकर बढ़ी थी। भाजपा बहुत सारी कमियों के बावजूद बहुत सीमा तक स्वदेशी विचारधारा की पार्टी, और ये बंगाल में पहली बार हो रहा है। मैंने स्वयं देखा है, अनुभव किया है, जेएनयू में मैंने पढ़ाई की है, तो मुझे तो बंगाल से आता हुआ कोई छात्र कभी दिखाई नहीं दिया जो वामपंथ का समर्थक न हो। और तभी मुझे लगता था कि रेत से तेल निकालने के बराबर है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जैसी किसी पार्टी की विजय का। तो आप समझिए असंभव को संभव किया गया और इस कार्य को शुभेंदु अधिकारी ने संपन्न किया। तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में सबसे बड़ी जो चुनौती है और सबसे बड़ा कार्य है कि वो विधि व्यवस्था को चौकस कर दे, प्रत्येक बंगाली में ये भावना भर दें कि आप सुरक्षित हैं, और यदि आपके साथ हुआ कुछ भी तो ऐसा करने वालों को कहिए कि प्रचंडतम दंड दिया जाएगा। ये भावना जब तक नहीं होगी तब तक बंगाल के लोग सुखी नहीं महसूस करें। दूसरी बात, हम जानते हैं कि बंगाल आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ चुका है, वहां पे उद्योग धंधे नष्ट हो चुके हैं, शिक्षा की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है, किसानों की स्थिति भी दयनीय है। केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं हैं जिनके लिए धन केंद्र सरकार उसे नहीं दे रही थी, क्योंकि उसमें ही घपला हो जाता था। क्योंकि ममता बानो की सरकार इतनी भ्रष्ट सरकार थी, इतनी भ्रष्ट सरकार थी कि उसके अनेकानेक मंत्री अभी भी जेल में हैं और रुपयों का अंबार निकला है उनके घरों से। तो ये सब ठीक करना बंगाल में बहुत बड़ा कार्य होगा। दूसरा, मैं मानता हूं कि वहां
हिंदू धर्म की स्थापना करनी है, पुनर्स्थापना करनी है, हिंदू धर्म को ही कहिए कि उसका वर्चस्व स्थापित करना है। और ये हो सकेगा इसकी मुझे आशा है, क्योंकि बहुत कुछ जो हो रहा था वो बांग्लादेश के कारण हो रहा था। आज देखिए इस धरती की विडंबना, बांग्लादेशी एक एमपी है, उसने ममता बानो से कहा है कि आप बंगाल को इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित कर दीजिए, 17 करोड़ बांग्लादेशी आपके साथ। मेरा व्यक्तिगत सुझाव तो यह है कि ममता बानो बांग्लादेशी ही है, बांग्लादेशी उसको चला जाना चाहिए। यदि उसको बंगाल को इंडिपेंडेंट देश भी बनाना है, स्वतंत्र देश बनाना, तो चली जाए बांग्लादेश और उन 17 करोड़ के साथ आ जाए, प्रहार करे, हमला करे। और यह सिद्ध करता है कि सचमुच ममता बानो का संबंध पिछले 12-15 वर्षों तक बांग्लादेशियों के साथ रहा है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा छेद था और सबसे अधिक बुरी स्थिति थी। ईश्वर की ही कृपा है कि बांग्लादेश के 3 ओर भारत के 3 प्रमुख राज्य हैं। सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है, उसके बाद असम की है और अंततोगत्वा त्रिपुरा की। संयोगवश अब इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब मुझे नहीं लगता कि एक भी बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर पाएगा। यदि आपने वैसा कर दिया तो यह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम जब याद करते हैं ममता बानो के शासन को तो डर लगता है। आसनसोल, जिस शहर से मेरा बचपन से जुड़ाव रहा अन्य अन्य कारणों से, आप देखिए कि वहां पर एक दुर्गा जी का मंदिर था। वहां बताया जाता है कि मुसलमान 21% है और हिंदू 79%। वह मंदिर सालों से बंद था, उसमें ताला लगा था। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है जिस दिन, उस दिन या उसके कल होकर के उसका ताला खुला है। और कहा यह गया था कि मुसलमानों की भावना को ठेस न पहुंचे, इसलिए हिंदुओं का मंदिर बंद कर दिया गया। और वो मंदिर संभवतः साल में 2 बार ही खुलता था, एक दुर्गा पूजा के समय, एक किसी और अवसर। हम और आप कल्पना कर सकते हैं क्या बंगाल की स्थिति थी। इसलिए इस बंगाल को पटरी पर लाना होगा। हिंदुओं में संदेश जाए कि ये जो पार्टी है, ये जो सरकार है, वो मूलतः हिंदुओं के लिए है। और ये संयोग से शुभेंदु अधिकारी ये बात बोल चुके हैं कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया है, हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। आप क्यों करेंगे? जो न्यूनतम कार्य है उनके लिए सरकार वैसे ही करती है, विशेष उनके करने के लिए क्या है जरूरत। इसके बाद मेरा मानना है कि बंगाल की धरती पर ही एनआरसी आरंभ होना चाहिए, नेशनल सिटीजन रजिस्टर। एक एक व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए और जो जो बांग्लादेशी निकलता है उसको आप गले में हाथ लगा करके बांग्लादेश धक्का दीजिए। ये बहुत आवश्यक है भारतवर्ष की। और यदि बंगाल में ऐसा होता है, असम में ऐसा होता है, त्रिपुरा में ऐसा होता है, तो अन्य राज्यों के लिए भी वह एक प्रकार का दृष्टांत हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, और हमारा देश उसके कारण सुखी होगा। तो मैं तो मानता हूं कि सड़कें बनाना और कुछ करना ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये नौकरशाह का काम है, अधिकारियों का काम है, वो स्वयं कर लेंगे। शुभेंदु अधिकारी का मुख्य कार्य होना चाहिए हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना, क्योंकि हिंदू धर्म पर वहां केवल मुसलमानों ने प्रहार नहीं किया था, वामपंथ ने भी किया था, फिर कांग्रेस पार्टी ने भी किया था। आज कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली हैं पूरे बंगाल में 294 सीटों में से, और दोनों के दोनों मुसलमान हैं। तो कांग्रेस तो मुस्लिम लीग पार्टी बन गई, उसका भी प्रहार हिंदुओं पर होता है। इस सबका उत्तर देना है शुभेंदु अधिकारी को।
वहां मंदिर कैसे हैं, उनकी व्यवस्था कैसी है, इन पर ध्यान देना है। फिर जैसे अमित शाह ने कहा कि बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे, तो नहीं बनने देना है, आप उनको तोड़ फोड़ कर समाप्त कीजिए। ईसाइयों को जो अब तक बढ़ावा मिला, मेरा प्रश्न है कि वो टेरेसा वहीं जाकर क्यों बस गई थी? बंगाल में ऐसी क्या विशेषता थी कि बंगाल उसकी शरण स्थली बन गई? कलकत्ता क्यों? क्योंकि वहां की सरकारें उसको चाहती थी। वो पकड़ पकड़ के हिंदुओं को कैथोलिक ईसाई बनाती थी, पिशाचिन थी। तो ऐसे ऐसों को स्थान कैसे मिल जाता है बंगाल में? आप भाषा देखिए, वो जो सयोनी घोष है, वो हृदय में मक्का और नयन में मदीना गाना गा रही है, सर्वत्र गा रही है। वो निर्लज्ज है। वो हो सकता है दूसरे किसी राज्य में होती तो उसकी पिटाई हो जाती कि ये तुम दुस्साहस कैसे कर रही हो। भाई मेरे हृदय में क्यों मक्का होगा, क्यों मदीना होगा भाई मेरे नयन में? मेरा क्या लेना देना? फणीश्वरनाथ रेणु की जो कथा है, तीसरी कसम, उस फिल्म में गाना गाया गया है, और जो गीत है वो फणीश्वरनाथ रेणु ने अपनी पुस्तक में भी उस गीत को लिखा है, छोटा एक हिस्सा है उसका, कि सजन रे झूठ मत बोलो मुझे खुदा के पास जाना है। मैं उसका घोर आलोचक हूं। भाई पूर्णिया के रहने वाले थे फणीश्वरनाथ रेणु। स्वतंत्रता से पहले वो हिंदू बहुल क्षेत्र था, और आपस में बच्चे ऐसे गीत गाते थे, सजन रे झूठ मत बोलो। तो सजन रे झूठ मत बोलो हिंदू खुदा के पास क्यों जाएगा? उसका हमारा क्या प्रयोजन है खुदा से? तो इसी प्रकार से ये मक्का मदीना करने का उसको दुस्साहस क्यों हुआ? क्योंकि ममता बानो मियाँ थी। वो तो यहां तक कह चुकी है इसी चुनाव के समय में कि यदि मैं हार गई तो कुछ सेकंड में एक समुदाय है जो सारे हिंदुओं का कत्लेआम कर देगा। ये ममता बानो के शब्द हैं। वो सार्वजनिक सभाओं में एक बार नहीं अनेक बार हिंदुओं कह चुकी है कि तुम काफिर हो, सुधर जाओ। हिंदुओं कह रही। इसीलिए सयानी घोष या और अन्य जो उसके नेता हैं, उनकी बोली ऐसी है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये निर्णय लेना था शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई विकल्प नहीं था। वो स्वाभाविक नेता थे इस चुनाव से पहले भी। और मेरा मानना है कि उनका मुख्यमंत्री बनना, शुभेंदु का मुख्यमंत्री बनना बंगाल के लिए शुभ होगा। मैं चाहूंगा कि उनके कार्यकाल में बांग्लादेश के भी कुछ हिस्से भारत में शामिल हो जाएं। तो बार बार जो बांग्लादेशी कुछ कुछ अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, वो सब भी बंद हो जाए। आप जिसको चिकन नेक कहते हैं, उसको हाथी बना दीजिए। कौन रोकता है आपको? आपके पास बल है। वैसे ही जो चटगांव है उसको भी ले लीजिए, वो पहले भी भारत में आ रहा था। तो मैं ये मानता हूं कि पूरब में, बंगाल में हिंदू का सूर्य उदय हुआ है, और ये पूरे देश के लिए अत्यंत शुभ घटना है, और पूरे संसार में इसका प्रभाव पड़ेगा। भारत में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ममता बानो एक प्रकार की धुरी थी भारत में, हिंदू विरोध की, हिंदू द्रोह की धुरी थी। उसका मिट जाना, समाप्त हो जाना अत्यंत शुभ है। अब देखिए कि उसकी पार्टी में जो बचे हैं, वो रहते हैं, भागते हैं, क्या होता है वो तो भविष्य बताएगा, क्योंकि उस पार्टी की तो बुरी हालत है। बंगाल की स्थिति ये है कि चाहे वहां वामपंथ हो या ममता, वहां पर एक सिस्टम बन जाता है, जिस सिस्टम में लाखों गुंडे होते हैं, और वो अन्यान्य प्रकार से पैसे खींचते हैं, लूटते हैं। अब ये जो लाखों लोग हैं, उनकी लूट बंद हो गई,
तो जिनका जीवन लूट पर चला है वो तो स्वतः उनकी उनकी प्राणवायु समाप्त हो गई, तो उनके पास कोई उपाय नहीं है, अब वो सब मृतप्राय हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। आप हिंदू धर्म को सर्वोपरि मानिए, सबसे ऊपर रखिए, हिंदुओं को विश्वास में लीजिए, उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए। यह सबसे बड़ा कार्य होना चाहिए शुभेंदु अधिकारी का। दूसरा, मुझे लगता है दीर्घकाल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंथन चलेगा और अब जो ये संघीय बोझ से मुक्त व्यक्ति हैं, नेता हैं, उनकी अच्छी खासी संख्या हो गई है और बड़े बलशाली लोग हैं। शुभेंदु अधिकारी उस प्रदेश से आते हैं जो 42 सांसद भेजता है संसद में। बिहार से भी बड़ा राज्य है इस अर्थ में, तीसरे स्थान पर है देश में। शुभेंदु अधिकारी का भविष्य कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से हेमंत विश्व शर्मा है जो चुनाव प्रचार में सारे देश में घूमते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब एक स्टार प्रचारक के रूप में शुभेंदु अधिकारी का उपयोग करेगी। इससे उनका नाम और होगा, उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अब हिंदू जो मार्ग है उससे डिग नहीं सकती। अब ये जो जनता का जो बल है और उस बल से जो पोषित नेता हैं, उनका बड़ा प्रभाव पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर। उनके इशारे पर भारतीय जनता पार्टी को नाचना होगा। अब ये पीछे नहीं जा सकती। हिंदुओं विभाजन अब संभव नहीं है इनके द्वारा, अन्यथा इनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि ये जो नए नए नेता हैं, ये अपना मार्ग क्यों अवरुद्ध करेंगे? ये तो आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए सब शुभ हो, ये हमारी आशा है। और इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।